सर शेयरिंग स्ट्रेन तक हुआ टाइप ऑफ स्ट्रेन बस तीनों स्ट्रेन बता दिया गया। स्ट्रेन हो गया था। यस सर। ठीक है, हेडिंग कर बेटा। स्ट्रेन से आपने कर लिया था लॉन्गिट्यूडनल, ठीक, और क्या वॉल्यूमेट्रिक, ये सब कर दिया। ये हो गया था ना, वॉल्यूमेट्रिक किया। एक आता बेटा अगर किसी वायर को हम लोग स्ट्रेस करते हैं, ठीक, स्ट्रेस किया जाता है किसी वायर पर, अगर आप फोर्स अप्लाई करके स्ट्रेस करते हैं तो एक लिमिट तक वो क्या करें, इलांगेट होते हैं। उससे पहले थोड़ा सा जान लो हुक चला, तो उसके बाद फिर हम बताते हैं कि उसका वहाँ पर एप्लीकेशन आएगा। किसी को आइडिया है कि हुक चला क्या होता है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है और हुक चला क्या होता है? बल्क मॉडुलस आपने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा हुआ है, मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से कह देते हैं। कुछ पढ़ा है? याद आ रहा है कि पढ़ा था? ये जानते थे अगर डॉक्टर बनना है, कोरोना चल रहा है तो छुट्टी है, क्या दिक्कत है? ये तो प्लान आज तो बना नहीं होगा, पहले सोचे होंगे भाई आगे चल के डॉक्टर बनना है। ये भी पता होगा कि आपको वहाँ हर चीज़ आता है, ठीक। कुछ लोग के बाद डिसाइड किया होंगे, उनके लिए तो चलो ठीक है भाई, उन्होंने पहले सोचा ही नहीं। लेकिन जो लोग पहले सोचे थे एटलीस्ट उनको पढ़ना चाहिए था। अगर जानते हो ड्रॉबैक अपने यूपी बोर्ड में हो गया, पहले के टाइम में बोर्ड एग्जाम में 11th क्लास 11th दोनों पूछा जाता था। पहले भी कुछ सालों पहले आपको क्या बोर्ड सिलेबस, बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता था तो 11th और 12th को दोनों चीज़ें पूछी जाती थी। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर था क्या यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए कंपटीशन के लिए। इससे बड़ा फ़ायदा ये होता था यूपी बोर्ड के बच्चों को कंपटीशन में कि वो उसी महीने में 11th वाला पोर्शन क्या तैयार रखते थे कि बोर्ड एग्जाम में देना है, ठीक है। और क्या 12th वाला तो तैयार सबको देना रहता है। तो इससे पॉजिटिव फायदा ये हो जाता था कि उनको जो बोर्ड एग्जाम में देना था 11th 12th दोनों था, 11th कुछ मेंटेन हो गया उस बहाने, और 12th वाला ऑलरेडी 12th में पढ़ते हैं तो इस बहाने मेंटेन हो जाता था। तो बड़ा कंपटीशन में जो परसेंटेज जब देखा जाता था ना तो यूपी बोर्ड वाले पीछे नहीं रहते थे, ठीक। आज के डेट में जब से ये चेंज हो गया तो 11th वाला सिस्टम खाली पास होना है, और पास होने वाला सिस्टम यूपी बोर्ड में गुरुजी की इच्छा पर डिपेंड करता है, ठीक है भाई। सबको पास ही कर देते हैं, कौन टेंशन लेगा एक बार उसको लटका के, हैं जाके ट्वेल्थ अपना देखना तो करना होगा। 11th तो ऐसे बर्बाद हो गया, 12th पोर्शन जो बचा तो अगर कहीं ऐसे कोरोना वोरोना आ गया तो वो ले गया, ठीक है। तो मिला जुला के सब अगर आपको कंपटीशन देना है तो सब आपको आना है, वो तो आना है, जो एप्लीकेशन है वो अलग से है, ठीक है। जो ड्रॉबैक है आप ये क्या वो एक पार्टनरशिप था क्योंकि वो तो भी खत्म कर गए बोर्ड वालों ने, ठीक है। कहा हम CBSE के क्या निकलती भाई हैं, ठीक। तो CBSE वाले तो चलो ठीक है, उनका 12th वाला बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, 11th वाला जब एग्जाम देना होता है वो मेंटेन करता है, नहीं देना है तो कोई बात ही नहीं है। इस तरह से जो है वो पहले रहता था कि ओवरऑल में यूपी बोर्ड वाले तब भी सिलेक्शन में क्या रहते थे, एवरेज में ठीक ठाक रहते थे। अब जो एवरेज था वो भी क्या हो गया, डाउन हो गया, ठीक है। चलिए फिर वो तो बदला नहीं जा सकता है, सरकार के नियम है। देखिएगा तो वेडिंग किया कल लास्ट में आपका हो गया था स्टैंड स्टैंड और ठीक है, शेयरिंग हो गया था, समझ गए थे। नेक्स्ट हेडिंग करिए। पहले हम आपको बता दें तो दो चीज़ें अपने पास हैं, यंग मॉडल, बल्क मॉडल, शेयर मॉडल्स, ठीक है। हम सेम कर सकते हैं। तब उसके बाद फिर इसको देखिए मॉडल्स ऑफ क्या इलास्टिसिटी का लोग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, तब उसके बाद बाकी डिस्कस करते हैं। मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी किसी को पता है बेटा मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है? मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? कोई लोग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी आ जाए, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? स्टेशन पर बेटा स्टे बैठिए। देखो मॉडल्स ऑफ
इलास्टिसिटी जो होती है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को हम लोग कहते हैं मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। फिर अलग अलग टाइप के जो स्ट्रेस स्ट्रेन है उसके बेस में हम एक मॉडल्स, बल्क मॉडल्स और CN मॉडल्स में से डिवाइड कर लेते हैं। तो रेडी करिएगा मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडल्स ऑफ क्या लिखा था? इलास्टिसिटी। देखिएगा अब थोड़ा सा सुन लीजिए, तब एंड उसमें कर लेना। एंड हुक्स लॉ, हुक्स लॉ कैसे नंबर हो गई है? हुक्स लॉ। सुनो बेटा, जैसे किसी वायर कोई भी बॉडी है, अगर उसमें हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो स्ट्रेन की डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है अप टू ये इलास्टिक लिमिट। मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर किसी चीज़ को आप क्या करते हो, खींचते हैं, ठीक है, स्ट्रेस करते हैं, तो जब तक इलास्टिक लिमिट के अंदर आप उसमें स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तब तक स्ट्रेस स्ट्रेन की डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे जैसे स्ट्रेस बढ़ाओगे वैसे वैसे उसमें स्ट्रेन की वैल्यू क्या करेंगे? बढ़ेगी। जहाँ तक ये प्रोपोर्शनलिटी फॉलो करते हैं तब तक हम लोग कहते हैं वो हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। जब प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है आपका डिस्टर्ब हो जाता है तो हुक्स लॉ को फॉलो पे नहीं करते हैं। तो ठीक है, तो देखिएगा स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ within the elastic limit, stress is proportional to the strain. Stress is within elastic limit, stress is proportional to strain. Stress is proportional to strain. इलास्टिक लिमिट के अंदर बेटा जो स्ट्रेस डेवलप होता है किसी बॉडी में वो स्ट्रेन की डायरेक्टली क्या होगा? प्रोपोर्शन होता है। यानी कि स्ट्रेस इसी पहले के लोग हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ और फिर क्या मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आपका हो रहा है कि इनके गाड़ी होता है इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस जो होता है तो स्ट्रेन की डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल। इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है स्ट्रेन की डायरेक्टली क्या होता है? आपका प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन जो होगा, स्ट्रेस बाई क्या करेंगे? स्ट्रेन करेंगे, इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट होता है, अपनी हम लोग कह देते हैं मॉडल्स ऑफ क्या? इलास्टिसिटी ई कह देते हैं। दिखा दीजिएगा जो कॉन्स्टेंट आपका होगा उसी को ई कह लेते हैं। ई क्या रहता है? मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। लिख लीजिएगा वेरी प्रोपोर्शनलिटी वाले को हुक्स लॉ बोलिए। हाँ, इसी प्रोपोर्शनलिटी को जब इलास्टिक में इसी ला कहते हैं। मतलब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होते हैं? स्ट्रेन अंडर द इलास्टिक लिमिट। ठीक हो गया, आगे लिखिएगा। इसका मतलब सर जहाँ पे स्ट्रेस होगा वहाँ स्ट्रेन पाया जाएगा। तो स्ट्रेस आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे खिंचाव होगा तो स्ट्रेन डेवलप होगा। ठीक है, और अगर वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है तो जितना स्ट्रेस ज़्यादा अप्लाई करेंगे स्ट्रेन की वैल्यू उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा। जैसे स्ट्रेस बढ़ाओगे, जैसे लोड बढ़ाएंगे उस पर वैसे वैसे क्या होगा? स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ती है। इसमें स्प्रिंग है, चाहे स्ट्रेन हो चाहे कोई भी हो, किसी भी टाइप का, जैसे हम लोग अलग अलग पार्ट में बात करेंगे। ये मॉडल सब मॉडल का ये मॉडल से मॉडल का वेजिटेबल से कहते हैं। इसमें से स्प्रिंग से कोई मतलब नहीं, चाहे स्प्रिंग कुछ भी लीजिए आप, सबके लिए वही एप्लीकेबल होता है। साधारण मतलब जहाँ जहाँ वो कंडीशन आप फॉलो कर सकते हैं वो सबके लिए लागू होगा। ठीक, जैसे हमने 3 किया था ना बेटा, यंग मॉडल यानी कि आपने क्या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस किया था, तो आपने किसी रॉड शेप के लिए किया था, वॉल्यूमेट्रिक किया था, तो उस कंडीशन में चाहे वो सिलिंड्रिकल बॉडी था चाहे स्फेरिकल था,
फिर हम लोगों ने क्या शियर मॉडल, तो शियर मॉडल में जनरली हम लोग क्या क्यूबिकल बॉडी लेते हैं, वहाँ पे एक पैरेलली हम फोर्स लगा के वहाँ पे क्या करते हैं, एक को स्थिर डेवलप करते हैं, एक और फिक्स करके। तो उन्हीं कंडीशन के लिए सारे फॉलो होंगे, उन सारे कंडीशन के लिए जो कंडीशन वहाँ पे डिस्कस किया गया था। तो देखिएगा नीचे बेटा क्या लिखा है बेटा, ये इस कॉल्ड मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। नीचे लिखिएगा, देखिए द वैल्यू ऑफ E the value of E depends, the value of E depends, value of क्या लिखा, E depends upon the nature of material, depends upon the nature of material, nature of material of the body, nature of material of the body, and the manner in which, and the manner in which, and the manner in which, manner in which body is deformed, and the manner in which, and the manner in which body is deformed, इसमें जो हम लोग डिफॉर्मेशन डेवलप कर रहे हैं, मैनर इन विच बॉडी इज डिफॉर्म्ड, DEFORMED, डिफॉर्म्ड। दूसरा लिखिएगा, सेकेंड पॉइंट, इट्स वैल्यू आल्सो डिपेंड्स ऑन, its value also depends on temperature of the body, its value also depends on temperature of the body, temperature of temperature of the body, temperature of the body, its value also depends on, फिर बोल दे रहे हैं क्या, its value also depends on temperature of the body। हो गया, आगे लिखिएगा, तीसरा पॉइंट अलग नोट कर लो, वैल्यू ऑफ E इज इंडिपेंडेंट, अंडरलाइन कर लेना बेटा, ये सब पॉइंट जो का पॉइंट कुछ आने वाले हैं। वैल्यू ऑफ E इज इंडिपेंडेंट ऑफ, वैल्यू ऑफ E इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ द बॉडी। डायमेंशन मतलब लेंथ, विड्थ, हाइट, उसकी वैल्यू कितनी है उस पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन ऑफ द बॉडी, डायमेंशन ऑफ द बॉडी। हो गया, तो डायमेंशन पे आपका डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे और उसके मटेरियल पे। डायमेंशन कहने का मतलब ये है बेटा कि जो बॉडी आपने लिया है, जैसे मान लो दो बॉडी लिया, ठीक, सिमिलर मटेरियल का बना हुआ है, सेम टेम्परेचर है, तो उनके डायमेंशन जब चेंज करेंगे तो उसी रेशो में बाकी चीज़ें चेंज होंगी, यानी मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू आपका उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, डायमेंशन पे आपका डिपेंड नहीं करता है, ठीक। जैसे आप अगर क्या ले रहे हो, आप मान लो राड लिया, अब इतना मोटा में राड लेते हैं, जैसे ये पेन मान लो आपका पतला है, ये पेन आपका पतला है सपोज, ठीक, दोनों का मटेरियल अगर सेम, दोनों का मटेरियल अगर कैसा बना हुआ है, सेम मटेरियल पे ये बना हुआ है, तो इनका बोला जाता है ये मोटा हो चाहे पतला हो, इसकी वैल्यू पे E की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। कारण क्या है, क्योंकि E इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जैसे आपने लिखा E इक्वल टू कितना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को हम लोगों ने क्या कहा लिखा, ये कहा मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को क्या बोला गया, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी बोली गई। अब यहाँ पे स्ट्रेस आपका होता था, हम लोग लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं समझाने के लिए, अपॉन डेल्टा एल बाई एल। अगर बेटा ये मोटा है, इस पर मोटा है, तो अगर फोर्स आपको क्या लगाएंगे, ज़्यादा लगाएंगे तब जाके इसमें इलांगेशन ज़्यादा होगा, यहाँ पे फोर्स कम लगाएंगे तो भी इलांगेशन हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उसके इसमें अगर एफ की वैल्यू ज़्यादा है तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ए की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, तो और यहाँ डेल्टा एल की वैल्यू, अगर एफ की वैल्यू ज़्यादा है तो डेल्टा एल ज़्यादा होगा, रेशियो इनका, इनके रेशियो अगर इसको हम कहें तो आएगा एफ इंटू एल, ऊपर चला जाएगा ए इंटू डेल्टा एल। तो इनका जो प्रोडक्ट होता है तो वाई भी कांस्टेंट है और डेल्टा एल बाई डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट है। रेशियो जो होता है वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है, मटेरियल सेम है। जैसे मोटा है तो इसको खींचने के लिए बेटा सेम अगर लंबाई खींचनी है तो ज़्यादा में लगाना पड़ेगा ना,
तो जब ज़्यादा पर लगाओगे तो एरिया भी ज़्यादा है, तो एफ बाई ए का रेशियो फिर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे ज़्यादा मोटा है, अगर आपने ज़्यादा वाला लगाया तो लंबाई में चेंज नहीं हुई, कम वाला लगाएंगे तो लंबाई में चेंज क्या होगी, कम होगी। तो दोनों का रेशियो निकालते हैं ना तो रिमेंस क्या रहता है, सेम सेम, यानी कि उसके डायमेंशन को डिपेंड नहीं करेगा कितना लंबा है या कितना मालूम है या कैसा है। अगर मटेरियल सेम है तो ई का मान सेम होगा, अगर मटेरियल बदल रहा है तो ई का मान क्या होगा, बदल जाएगा। बस आ जाए, इसमें हमें 2 मटेरियल लेना पड़ेगा। दो मटेरियल लेंगे तो ऑलरेडी चेंज होगा मतलब सेम मटेरियल के लिए सेम टेम्परेचर से आपकी जो वैल्यू की रहती है रिमेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है, चाहे कि हो चाहे सेम मटेरियल के 2 कंपोनेंट हम ले रहे हैं। सेम मटेरियल के 2 कंपोनेंट, सेम मटेरियल के हम 2 वस्तु ले रहे हैं सर। हाँ जी, 2 लेंगे तो अभी एक की वैल्यू क्या है, सेम सेम, इसीलिए हम ले लिए 2 बताए थे। हो गया, ई की वैल्यू आपका डिपेंड किस पे नहीं करेगा, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा, बट टेम्परेचर और मटेरियल के नेचर पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो एक पॉइंट बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट होता है बेटा जो हमारा मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी आपने लिखा वो कितने टाइप और हम लोग 3 टाइप में यहाँ पे स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टाइम से लिखिएगा, एरो लगाइए, टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। लिखिए, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी आर ऑफ 3 टाइप्स, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 कैटेगरी को बांट करते हैं, 3 टाइप्स। नाम लिख लीजिएगा, फिर एक एक करके एक्सप्लेन कर देते हैं। एक होता है बेटा यंग मॉडल, यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। इसे हम लोग जो उदाहरण को प्रोवाइड होने से होता है, ये यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी हो गया। ठीक, दूसरा होता है बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। इससे हम लोग क्या कैसे कर लेते हैं, के से निकालते हैं, या पुरानी बुकें होंगी तो बीटा से भी मिल जाएगा कैसे। ठीक है, बल्क मॉडल को बीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, के से। कंपेटिव बुक को मोस्टली के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया कि यार बीटा। और तीसरा होता है बेटा मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी, मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी, जैसे स्टीयर मॉडल्स ये कहते हैं। ये कंडीशन होता है, इसे ईटा से दिखाते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं ईटा। जैसे यहाँ लिखते हैं ना स्मॉल एन, थोड़ा सा नीचे से जैसे ईटा पड़ा जाता है, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम बेटा ईटा से। सर इसका डायमेंशन कुछ नहीं होता, किसका कहा, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी डायमेंशन तो नहीं, इलास्टिसिटी डायमेंशन वही होता है जो स्ट्रेस का होता है। यहाँ का डायमेंशन स्ट्रेन डायमेंशन लेस भाई, स्ट्रेन डायमेंशन है सर, लेकिन जो स्ट्रेस है इसका क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है ना, न्यूटन पर एल स्क्वायर एल की पावर माइनस टी पावर माइनस 2 यूनिट ऑफ ई, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या रहेगा, एल की पावर -1 टी पावर माइनस 2 एल के पावर -1 टी के पावर, ठीक है, एल के पावर -1 टी के पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक, लिखा मैं लिख लीजिए, जहाँ इलास्टिसिटी लिखना चाहिए। मतलब मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन और यूनिट वही होता है जो स्ट्रेस का होता है। ठीक, हो गया था मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी सेम यूनिट एंड डायमेंशन। अभी स्ट्रेस को सर हिंदी में क्या बोलिए, हाँ बेटा, स्ट्रेस को हिंदी में क्या बोलिए, प्रतिबल, इसका तनाव नहीं दे सकते, तनाव या फ्लाइयर होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ काउंटर टेंशन कहते हैं। ये बाई ये है, यहाँ पे हम प्रेशर कह सकते हैं इसको, कहीं कहीं क्या कहा जाता है उसी को, प्रेशर कह लेते हैं, जब बालून के टर्म में लेते हैं। ठीक है, बालूमेट्रिक वाले में प्रेशर बोल लेते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। और बल्ब को क्या कहते हैं बेटा, बल्ब प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। और एक हो गया मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी, उसको दृढ़ता गुणांक कहते हैं। ठीक, तो हमें हिंदी आने वाली है। चलो ठीक है।
ओके बेटा, रियल मॉडल, बल्क मॉडल और ईयर मॉडल। पहले आप लोग देखेंगे बेटा हेडिंग करेंगे यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। पहला हेडिंग करेंगे यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है बेटा उसी को कहा जाता है क्या, यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो लिखिएगा इट इज डिफाइंड एज नंबर बड़े वेरिएबल रहते हैं, कभी कुछ आ जाएंगे। कहाँ भाई साहब जी, अच्छा दूर रखा है ज़्यादा पढ़ लिया तो कहीं गड़बड़ हो गया ना। चलो देखो क्या लिखा बेटा, डिफाइंड एज रेशियो ऑफ normal stress, it is defined as the ratio of normal stress to the, it is defined as normal stress to the क्या, longitudinal strain, to the longitudinal strain। ठीक है बेटा, एक मॉडल शुरू बदल किया हम लोगों ने, गामा को कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग वाई पढ़ते हैं, वाई पढ़ तो आ गया नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसे कहा जाता है यंग मॉडुलस। क्या कहते हैं इसे, यंग मॉडुलस कहते हैं। तो यंग मॉडुलस हो गया रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है हम लोगों ने पढ़ा था एफ अपॉन क्या, ए, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस पढ़ा था डेल्टा एल अपॉन, ये पढ़ा था चेक कर लेते हैं। यंग मॉडुलस हो गया एफ इनटू एल, ये नीचे वाला ऊपर वाला नीचे, ए इनटू डेल्टा एल, ये डेल्टा है बेटा। ये यंग मॉडुलस कहलाता है। यूनिट आपका होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन आपका ले लेंगे यूनिट, यहाँ पे हमें एसआई यूनिट कहते हैं बेटा, डायमेंशन जो वही होगा रहेगा, ये क्या, एमएल की पावर माइनस टी पावर माइनस, ये सभी का वही रहेगा बेटा, यंग होगा तो और कुछ नहीं, सब में सबके लिए कॉमन है। एक जगह पढ़ो सब जगह लगाओ है, कभी कभी ऐसे फायदे मिलते हैं आपको। ठीक है, तो कंडीशन आपका यूनिट डायमेंशन जो आपका स्ट्रेस का था वही आपका क्या मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी सारे होंगे। So like nature need example. Example nature में एग्जाम्पल नेचर आप राड को खींच लीजिए, बैठ टांग दीजिए और नीचे से लटक जाइए, तो जो उसमें इलांगेशन होगा तो डेल्टा एल हो जाएगा, जो ओरिजिनल लेंथ होगी वो एल हो जाएगा, जो आपने फोर्स लगाया वो एफ हो जाएगा, जो एरिया क्रॉस सेक्शन होगा वो ये होगा। रबड़ भी ले सकते हैं, इसमें ज़्यादा होगा। रबर के केस में क्या होगा, कम फोर्स लगाएंगे इलांगेशन ज़्यादा हो जाएगा, और जब इलांगेशन ज़्यादा होगा तो यंग मॉडुलस की वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब यंग मॉडुलस सीधे से ऐसे कह लो, ये रिप्रेजेंट करता है उसकी टाइटनेस को, कितना वो मटेरियल क्या होगा, ज़्यादा फोर्स लगाने पर कम एक्सपेंड कर रहा है, जिसमें एक्सपेंशन कम होगा। आप बोलेंगे यंग मॉडुलस की वैल्यू जैसे कहा था स्टील है और रबर है, तो यंग मॉडुलस सीधे ज़्यादा होगा। स्टील के रबर आइडेंटिकल पैरामीटर है, अगर लंबाई मोटाई आप लोगों को क्वेश्चन में दे रही हूँ, स्टील का एक रॉड बनाया और एक क्या रबर का बनाया, सोचे रेशो
पहले लोगों ने ऐसा किया, ठीक। एक स्टील का बनाया बेटा, एक इसका बनाया रबर का बनाया, ठीक। दोनों सेम मोटाई के हैं, सेम लेंथ है, दोनों पे अगर सेम फोर्स लगाया जाए, सेम फोर्स है जो भी है फोर्स आपने लगाया, बोला इन दोनों के लिए यंग मॉडल्स की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा होगी, स्टील के लिए या रबर के लिए? अरे किसके लिए ज़्यादा होगी ये बताना है। फोर्स हम सेम लगा रहे हैं तो यंग मॉडल जो होगा स्टील का ज़्यादा होगा या रबर का? जो बोल रहे हैं आप पहले हाथ उठा, कितने लोग बताएंगे, कितने लोग बताएंगे? हाथ सभी लोग उठा सकते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। बताने वाले पहले पूछा जाएगा, आपकी बार आप बोल जी है बताना रबर का ज़्यादा मिल जाएगा। हाँ रबर, हाँ किसका ज़्यादा होगा? रबर के स्टील दोनों के ऊपर वो सेम लगा रहे हैं और उसके साथ आप हाँ जी क्यों बेटा? देखो दो चीज़ें हैं, आप लोग जब पढ़िए ना तो कोई भी चीज़ पढ़िए वो क्यों होता है, थोड़ा सा इसको जब जानते रहेंगे तो आगे से गलती नहीं होगी। और खाली जब रट लोगे ये होता है, कहीं कहीं रटना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे जगहों पे क्यों का आंसर नहीं मिलता है तो वहाँ पे आपको रटना भी पड़ता है। बट मैक्सिमम केसेस खासकर फिजिक्स में, ठीक है, आपको मैक्सिमम का के का क्यों का आंसर मिल जाता है। कुछ केसेस है जहाँ पे क्या डायरेक्ट पाते हैं, वो बात अलग है, बट मैक्सिमम केसेस में क्यों होता है ऐसा वो आप जानेंगे तो फिर आप गलत नहीं करेंगे। नहीं तो अभी आज मेरा स्टील पर कहोगे, रबर पर कहोगे तो आपके पीछे लोग ना बेटा, पीछे हाथ कौन उठाया? अगर किसके नाम पर नहीं बताएंगे तो इधर वाले बेटा कौन हाथ उठाया था जी? स्टील के कहते हैं आप स्टील का क्यों क्या करते हैं बोलो? एक्सपेंशन कम। चलिए बस इतना ही बोलना था बेटा। हमने बोला दोनों राड सेम लेंथ के हैं और सेम एरिया है, लेंथ बराबर है और एरिया कैसा बराबर है। जब उतना ही मोटा है बेटा, उतना ही लंबा है, जब फोर्स आप लगाओगे ना सेम, हमने फोर्स बोला सेम लगा रहे हैं तो लंबाई की किसमें ज़्यादा इलामिनेशन होगा? रबर वाला ज़्यादा फैलेगा, स्टील वाला कम फैलेगा। अब जब रबर वाला ज़्यादा फैले तो देखा है कहाँ लगाओगे? यंग बराबर लिया, यल बराबर लिया, ए बराबर लिया, यानी यंग मॉडुलस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? तो जिसकी लंबाई में इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा उसके लिए मॉडुलस की वैल्यू कम होगी, जिसके लिए इंक्रीमेंट कम होगा उसके लिए मॉडुलस की वैल्यू अधिक होगी, ज़्यादा होगी। स्टील में क्या होगा बेटा? उतना ही फोर्स लगाओगे, हो सकता है खींचे ही ना या थोड़ा बहुत खींचे। रबर के रिलेटिव में क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो डेल्टा या किसमें ज़्यादा मिलेगा? रबर में जी, मैंने डेल्टा या बोल रहे हैं तो डेल्टा या मतलब जो चेंज इन लेंथ है वो स्टील में क्या है कि तुलना में रबर में ज़्यादा हुआ, इसलिए आपका मॉडुलस की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा होगी? स्टील के लिए ज़्यादा होगी, रबर के लिए कम होगी। तो यहीं पे लिख लीजिएगा, क्वेश्चन बना है एक बार पूछा गया बेटा, ठीक है? ऐसे एग्जाम्पल कर लो, द वैल्यू ऑफ एन मॉडुलस, the value of A modulus, value of A modulus is greater for steel than rubber, is greater for steel than rubber. ये मॉडुलस is greater for steel than rubber, is greater for steel than rubber. क्या हो गया? रबर, ठीक। अब रीजन समझ लो, अगर बेटा सब कुछ हमने आइडेंटिफाई लिया, लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन और क्या एन मॉडुलस, अगर फोर्स, अगर ये तीन चीज कांस्टेंट हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो y है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? डेल्टा एल के। डेल्टा एल की वैल्यू, डेल्टा एल की वैल्यू जिसके लिए ज़्यादा बढ़ेगी, चेंज जिसमें ज़्यादा होगा उसके लिए मॉडुलस कम और इसके लिए कम, इसके लिए क्या ज़्यादा, ठीक है? लिखा दोगे पॉइंट समझ के तो याद रहेगा। चलिए तो ये तो हो गया बेटा हमारा एक मॉडुलस की कहानी क्या होती है। इसके लिए जो जितना हार्डनेस इसमें ज़्यादा है, ठीक है, वो उसके लिए मॉडुलस से उतना ज़्यादा, यानी कि सीधे करो वो उतना ज़्यादा क्या करेगा? इलास्टिक नेचर शो करेगा,
अब हमारे दिमाग में उल्टा भरा होता है कि रबड़ ज़्यादा इलास्टिक होता है। रबड़ ज़्यादा इलास्टिक नहीं होता बेटा, ठीक है, वो क्या फ्लैक्सिबल ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा इलास्टिक नहीं। हमें लगता है ना कि हम लोग खींचते हैं तो फैल जाता है, छोड़ते हैं फिर से उड़ जाता है, इसलिए ज़्यादा नहीं। ऐसा जो आपका होता है ना वो अपोजिट टेंडेंसी पे डिपेंड करता है। कौन डिफॉर्मिंग फोर्स क्या ज़्यादा अपोज कर लेता है, उसके बेस पर हम लोग डिसाइड करते हैं कौन ज़्यादा इलास्टिक होगा। ठीक, जैसे कंडीशन एक थप्पड़ मारा इनको हिले नहीं, एक थप्पड़ मारा ये गिर गए, तो कौन ज़्यादा स्ट्रांग है? अरे गिरेंगे नहीं, ठीक, कौन ज़्यादा स्ट्रांग हुआ? जो सर पे खड़ा हाँ, गिर के खड़े हो गए। नहीं जो गिरा जो वहाँ पे स्टील है, मतलब इफेक्ट उन पर कम हुआ ना। हमने थप्पड़ वही मारा, इनको मारा ये हिले नहीं, मतलब इनको अभी कह देते हैं सोचे कि अभी कम मारने से, लेकिन मान लो इनको मारा ये नहीं हिले और ये क्या करे, लुढ़क गए, ठीक। तो उस कंडीशन में कौन ज़्यादा स्ट्रांग है? जिस पे इफेक्ट कम दिखा या नहीं दिखा। वैसे ही होता है, रबड़ को उतना फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा इलांगेट कर जाएगा, और जब स्टील पे लगाएंगे तो हो सकता है इलांगेशन हो ही ना। इसका तो ज़्यादा अपोजिट टेंडेंसी है ना, मेंटेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो इसमें स्टील का क्या हो गया, इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। जबकि हमारे दिमाग में ऐसे ही जब से पैदा हो तब से हम लोग यही सोचते हैं कि रबड़ वाला ज़्यादा इलास्टिक है, खींचते हैं फैल जाता है, फिर अपने पोजीशन पर आ जाता है। अरे यार वो तो फैल जा रहा है, डिफॉर्मेशन हो जा रहा है, स्टील में तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो जो ज़्यादा अपोज कर लेता है वो क्या है, मोर इलास्टिक कहलाता है, ठीक। चलिए, सर इलास्टिसिटी और विस्कोसिटी दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, अलग है लेकिन दोनों प्रॉपर्टी सेम है। क्या कहते हैं, ये भी विस्कस फोर्स वहाँ पे आता है, ठीक है, वो 6/r भी होता है। इसमें सब वो पार्टिकल नहीं होंगे, कौन से particle? जो पार्टिकल रबड़ में है वो क्या बोलते हैं, स्टील में ना हो और स्टील में जो स्टील ना हो, तो उसी प्रकार जो ठोस में हो द्रव में ना हो, द्रव में ना हो। देखो, जो विस्कोसिटी होता है बेटा वो अपोजिट प्रॉपर्टी होती है किसकी, दो लेयर के बीच में मोशन का। यहाँ मोशन नहीं हो, यहाँ मोशन हम नहीं यहाँ डिस्कस करते हैं, हम इलांगेशन को डिस्कस करते हैं, दोनों चीज़ अलग हैं। जैसे आप फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स को, आप विस्कोसिटी और फ्रिक्शन को कंपेयर करते हैं, देखिए ये दोनों दूसरी चीज़ है। जी सर, अलग होगा तभी अलग पढ़ाया जाएगा। हमें लगा 60 रिलेशन नहीं, नाम मिलता जुलता है, काम थोड़ा अलग है। हो गया, यंग पार्टनर साहब समझ गए। तो ये कंडीशन आपकी होती है, इसे क्या लेते होता है, यंग मॉडल साहब क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी। दूसरा कह लीजिए बल्क मॉडल साहब इलास्टिसिटी। बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी बताएंगे? बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी कोई लोग, बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी? बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, इसमें कोई बदल बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी मालूम था कल की आगे मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी पढ़नी है, उन्होंने किताब भी खोल के नहीं आते हो, कैसे डॉक्टर हो? आ रहा है जिसको भी आ रहा है हाथ है, कोई भी अगर थोड़ा बहुत बताना चाहता है तो हाथ जल्दी करना, तो फिर आगे बढ़ना है। बलून स्ट्रेन अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, हाँ, बलून स्ट्रेन अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बालून स्ट्रेन अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यही फार्मूला होगा इसका। और लोग बेटा, और कोई इन्होंने बोला बालून स्ट्रेन अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेस पहले स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो बालून स्ट्रेस क्या होता है? दबाए अच्छा, वो नॉर्मल स्ट्रेस की कैटेगरी है कि नहीं? हाँ? हम लोग जब स्ट्रेन कहा था तो स्पेशली लिया था बालून स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोला गया था। स्ट्रेस के केस में क्या बालून स्ट्रेन आपने लिखा था, बालून स्ट्रेस, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या उसी को हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस बोल लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग डिफाइन करते हैं बेटा, तो फिर किसके बेस पे देंगे आप, वॉल्यूमेट्रिक के बेस पे देंगे या नॉर्मल कहेंगे? क्या कहना ज़्यादा बेटर होगा? अगर आप बात करते तो कौन सा कहना ज़्यादा बेटर होगा, बालून या नॉर्मल? वॉल्यूम कहना चाहते हैं नॉर्मल, हाँ, वॉल्यूम कहना चाहते होगा बट देखिए। नॉर्मल। लेकिन इट इज डिफाइंड एज
नॉर्मल दोनों के लिए It is defined as ratio of normal stress to the balloon strain. Normal stress to the balloon strain. हो गया? या बालोमेट्रिक स्ट्रेन कह लो, टू द बालून स्ट्रेन या बालोमेट्रिक स्ट्रेन कह लीजिए, बालून स्ट्रेन और बालोमेट्रिक स्ट्रेन। हो गया बेटा? नॉर्मल स्ट्रेस टू द बालोमेट्रिक स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं? बल्क मॉडल। नॉर्मल स्ट्रेस बालोमेट्रिक स्ट्रेन नॉर्मल स्ट्रेस अपन क्या हो गया? बालोमेट्रिक स्ट्रेन जो हो गया उसके रेशियो हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस बालोमेट्रिक स्ट्रेन का जो रेशियो हो गया उसको हम लोग कह देते हैं कि अब यहाँ पे क्या होगा? नॉर्मल स्ट्रेस F/A अपान डेल्टा बी अपान क्या दिया? बायोमेट्रिक स्ट्रेन को डेल्टा बी बाई बी दिया। ठीक, आगे नहीं बेटा उसकी का वैल्यू हो जाएगा तो दिया इनटू बी अपान ए इंटू डेल्टा इसी को F/A को यहाँ हम प्रेशर भी कह देते थे, वहाँ भी प्रेशर कहते हैं, बट यहाँ पे हम लोग क्या, अरे इधर समझ लो कि इधर बातें करना आपस में यार, क्या इम्पोर्टेंट है? ठीक, इसी F/A को यहाँ पे हम P भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं? P कह देते हैं। P बराबर आंसर हो जाता है P इंटू बी अपान डेल्टा। P यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा, नॉर्मल प्रेशर जो आपका होगा वहाँ पे P हम क्या दिखा लेंगे? प्रेशर भी कह लेते हैं। तो पी भी अपान क्या? डेल्टा। किसे कह लेते हैं? बालू क्या यहाँ बालू क्या मॉडल का हम बोला स्थिति हो गई यानी कि के या पी डेल्टा पा लेते हैं। तो की वैल्यू आ गई या पी टू बी अपान ए टू डेल्टा बी, ऐसे ही अगर पी टू डेल्टा बी अपान का पी टू बी अपान डेल्टा बी, तो दो रिलेशन हम यहाँ पे बल्क मॉडल करना देते हैं। ठीक है, दिखा दीजिए सर। यहाँ पर पी इसलिए बनाया सरफेस एरिया की वजह से बालून है तो चारों तरफ फैलने लगे, वहाँ पर एक साइड होता है, ह्यूमन साइड वहाँ होता है, रैंक मॉडल ह्यूमन साइड जिसमें यहाँ पे लिया हमने बालू। अब अगर प्रेशर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो वो सभी तरफ से लगाएंगे, और जब सभी तरफ से लगाएंगे बेटा तो क्या करेगा? इक्वली सभी तरफ से इसका कंप्रेशन होता है। कल बताया गया था ना, यहाँ पे इक्वली क्या करेगा? सभी तरफ से टोटल बालू अगर बी है और ये बालू हमारे डेल्टा बी है, ठीक है, और फोर्स हमने लगाया है ना, एरिया पूरा स्ट्रक्चर से कितना है? ए है, तो F/A टोटल प्रेशर हो जाएगा और डेल्टा बी अपान बी जो दो बार में स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डायमेंशन यहाँ पे क्या रहेगा? रिमेनिंग सेम। लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे न्यूटन डायमेंशन इन आर केसेस विल बी सेम, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डायमेंशन के ml के पावर -1 t के पावर -2। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा साइन और ले लीजिएगा बेटा, साइन के साथ हम ले लेते हैं निगेटिव ले लेते हैं। अगर कभी पूछा जाए यहाँ साइन और निगेटिव ले, तो साइन निगेटिव लेने का मतलब ये हो गया -PB अपान क्या डेल्टा बी, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा। अगर हम लोग प्रेशर बाहर से अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, तो यहाँ पे बालू में क्या हो रहा है? डिटेनमेंट हो रहा है, बालू क्या होगा आपका? घट रहा है, बालू घटेगा तो यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन होगा डेल्टा बी की वैल्यू निगेटिव होगी। अगर अंदर से आप अप्लाई करोगे तो एक्सपेंशन होगा, तब डेल्टा बी का साइन क्या लेंगे हम लोग? पॉजिटिव। तो नॉर्मल वे में हम लोग कहाँ से अप्लाई करते हैं? बाहर से अप्लाई करते हैं। जब बाहर से अप्लाई करेंगे तो बालू घटेगा, जिसमें साइन निगेटिव हम बोल देते हैं डेल्टा बी का। तो वहाँ पे जब साइन के टर्म मिलेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं -3 अपान ए डेल्टा बी या -3 अपान डेल्टा बी। माइनस साइन शो कर रहा है क्या? कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, वहीं अगर नहीं समझ में आता है क्यों माइनस लगा तो ये माइनस साइन इंडिकेटेड है कंप्रेशन टेक्स प्लेस। क्या हो रहा है? कंप्रेशन मतलब बालू उसकी घट जाएगी। तो लिख लीजिएगा, लिखना चाहेंगे तो। ठीक है, साइन लगा दीजिए क्योंकि मोस्टली ये कंप्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। कर लीजिए।
दिखाना है माइनस साइन रिप्रेजेंट माइनस साइन रिप्रेजेंट विथ इंक्रीज इन प्रेशर with increase in pressure minus sign represent with increase in pressure balloon will be with increase in pressure balloon will be decreases minus sign represent with increase in pressure balloon will be decreases यानी कि प्रेशर इंक्रीज करने पर balloon की वैल्यू क्या करेगी आपकी डिक्रीज कर जाएगी increase in pressure balloon will be हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपका हो गया। यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, उसके बेस पे यहाँ से प्रेजेंटेशन आपका हो जाता है। ठीक, ये तो हो गया हमारा वॉल्यूम की वैल्यू क्या इफेक्ट होगा। यहाँ से एक आता है कंप्रेसिबिलिटी। जैसे हम लोगों ने कहा कि मॉडल ज़्यादा होगा जिस मटेरियल का उसको स्ट्रेस करना मुश्किल होगा। ये था ना कंप्रेस मॉडल अगर ज़्यादा है तो उसको खींचना हमें क्या होगा मुश्किल होगा। ऐसे ही जिसका बल्क मॉडल्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, मॉडल्स आप क्या बल्क मॉडल्स ऑफ प्लास्टिसिटी जिसकी ज़्यादा होती है, उस ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करना क्या होगा मुश्किल होगा। रीजन क्या है, जैसे मान लो बैलून आता है तो एक बड़ा सॉफ्ट सा बैलून आता है, बच्चों को खेलने के लिए बहुत हल्का सॉफ्ट वाला आता है, आप उसको दबाइए बड़े आसानी से दब जाता है। ठीक है, वो तो पूरा सॉलिड है लेकिन बहुत सॉफ्ट टॉप का बनता है, तो वो क्या होता है इजीली आप कंप्रेस कर सकते हो। तो वहाँ पे यानी कि उसके लिए बल्क मॉडल्स की वैल्यू क्या हुई कम हुई बेटा। आप कार का बॉल आता है उसको दबाइए तो शायद हाथ से नहीं दबेगा, किधर जाता है नहीं दबता है। ठीक, तो दैट मीन्स दोनों ही बाल हैं आइडेंटिकल साइज़ के हैं लेकिन मटेरियल अलग अलग हैं। तो जो आसानी से कहाँ है भैया पढ़ रहे हो तो मतलब ऐसे ही थोड़ा सा ध्यान इधर भी हमारे तरफ भी कर लिया करिए साहब, आप ही लोग के लिए आते हैं आप नहीं तो क्या करने के लिए यहाँ दौड़ के आते हैं इतने दूर से। हाँ, अब हम यहाँ समझा रहे हैं तो पता नीचे क्या पढ़ रहे हो, अभी पढ़ लीजिएगा फिर मौका मिलेगा, काफ़ी किताब आपके के पास जाएगी, पड़ोसी थोड़ी ले जाएगा। चलो देखो ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा कि जब हम लोग क्या करेंगे फोर्स अप्लाई करेंगे, तो फोर्स क्या करेंगे बेटा अप्लाई करेंगे। अगर इसमें कंप्रेशन आसानी से हो रहा है यानी कंप्रेशन आसानी से हो जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा उसका जो वर्क मॉडल था इलास्टिसिटी है उसकी वैल्यू क्या होगी अधिक कम होगी कम होगी जो दबेगा अधिक होगी। ये बताना कम बोला गया है कि अगर ये आसानी से कंप्रेस हो जा रहा है तो वर्क मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी या कम, आसानी से कंप्रेस हो रहा है। समझ लीजिएगा कुछ चीज़ें उल्टी दिखती हैं। अगर आसानी से दब जा रहा है, जैसे हमने कहा कार का बॉल होता है बेटा और एक सॉफ्ट वाला बॉल आता है, अगर दोनों को सेम फोर्स हम अप्लाई करें सेम साइज़ का है तो कौन आसानी से दबेगा सॉफ्ट वाला। तो जब सॉफ्ट वाला आसानी से दबेगा तो उसके लिए बल्क मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी हाई या लो, वैल्यू उसकी लार्ज होगी या क्या लो होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी। बल्क मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी हाई होगी या लो होगी, तो चलो देखो यार जो जल्दी दबेगा आसानी से उसके लिए ए की वैल्यू ज़्यादा या कम, इसे बता कम। पहले ज़्यादा वाले ज़्यादा वाले कम वाले आपके पास कम वाले भी हैं कभी भी नहीं। देख बेटा फिर वही कहानी जो पिछला हम लोग सुने हैं। देखो अगर आपको आसानी से दब रहा है इसका मतलब यहाँ जो डेल्टा पी है उसका मान ज़्यादा होगा ना, उतना ही फोर्स लगाने पर अगर ये आसानी से दब जा रहा है मतलब कंप्रेस किया आसानी से कंप्रेस हुआ, इसका मतलब डेल्टा पी का मान जी से ज़्यादा होगा। ठीक, और जब डेल्टा पी का मान ज़्यादा है तो डेल्टा पी कहाँ है जी नीचे, और डिवाइडिंग फैक्टर बड़ा होता है रिजल्टेंट वैल्यू कम या ज़्यादा है। अगर भाग देने वाला फैक्टर बड़ा है तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या कम या ज़्यादा है, कम। नीचे डिवाइडिंग से डिवाइड करें वो बड़ा है 100/100 करेंगे कितना आएगा 1 और 100/1 करेंगे तो 100। जब छोटा है तो बड़ा है, जब बड़ा था तो बड़ा है, जब छोटा था तब बड़ा है। तो यहाँ पे क्या जब आसानी से दबेगा तो डेल्टा भी कैसा हो गया बड़ा हुआ, और जब डेल्टा भी बेटा कम बड़ा है तो इसका मतलब के का मान क्या होगा छोटा हो जाएगा, मतलब मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी कम होगी। और जो हार्ड होगा जो आसानी से कंप्रेस नहीं होगा उसके लिए मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी अधिक होगी, अधिक होगी। ठीक, तो वो जो
नेगेटिव साइन जब बालों का अपना शराब किया यहाँ तो बोल जाएगा नेगेटिव साइन हमने पहले से बोला बेटा ये केवल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बालों उसका घट रहा है तो कितना घट रहा है उसको नहीं रिप्रेजेंट कर रहा साइन से रिलेशन में कोई फर्क नहीं। साइन से रिलेशन में कोई फर्क साइन से इसका रिलेशन यहाँ पे केवल है कि उसके बालों में डिक्रीजमेंट हो रहा है ठीक है नहीं। यस सर। समझ गया बेटा ये जी सर। जब आसानी दबेगा तो के का मान कम की ज़्यादा कम लो आवाज नहीं आ रही लो कम होगा ठीक और जब मुश्किल से दबेगा तो के का मान हाई अधिक मतलब अगर मोर इलास्टिक है क्या अगर ये हार्ड है तो इसका मतलब उसके लिए बल्क मॉडल्स की वैल्यू ज़्यादा होगी अगर सॉफ्ट है तो बल्क मॉडल्स की वैल्यू कम होगी ठीक जैसे वहाँ पे था कि अगर आसानी से नहीं खींच रहा था तो एक मॉडल्स की वैल्यू ज़्यादा थी आसानी से जा रहा था तो एक मॉडल्स की वैल्यू कम थी ऐसे ही जब आसानी से दब जाएगा तो के की वैल्यू कम होगी आसानी से नहीं दबेगा तो के की वैल्यू हाई हाई होगी अब समझ गए यस सर। ये होता है बल्क मॉडल्स किसके लिए ज़्यादा किसके कम तो बल्क मॉडल्स के रेसिप्रोकल को हम लोग कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं तो लिख लीजिए कंप्रेसिबिलिटी जल्दी करो बेटा जी सर। पूछने वाले COM PRESSIBILITY कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी COM PRESSIBILITY कंप्रेसिबिलिटी बोला जा सकता है रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडल्स इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी मतलब लिखेगा नीचे रेसिप्रोकल ऑफ लिखो रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम नहीं बोलते रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी is called reciprocal of bulk modulus of elasticity is called compressibility अब लेकिन दिक्कत नहीं होती है ना नो सर। compressibility तो इसमें आ रहा है बेटा कुछ नहीं इसका क्या होता है बेटा compressibility तो रेसिप्रोकल जो बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी का होता है इसको हम लोग नाम देते हैं compressibility तो नीचे लिखिए compressibility इक्वल टू C से दिखाते बेटा कंप्रेसिबिलिटी C इक्वल टू 1/K कंप्रेसिबिलिटी C इक्वल टू 1/K ये हो गया आपका बल्क मॉडल का इलास्टिसिटी ठीक 1/K यहाँ पर जाएगा 1/K ठीक है अब 1/K कहोगे तो P भी नीचे हो जाएगा डेल्टा भी कहाँ हो जाएगा अच्छा नीचे तो 1/PV/डेल्टा भी साइन केवल अपोजिट फ्लो करता था कंप्रेशन को ये डेल्टा भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा बेटा तो C इक्वल टू डेल्टा P/PV अब देखो जिसके लिए डेल्टा की ज़्यादा है उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है अरे यहाँ कंप्रेसिबिलिटी बोल रहे हैं जिसके लिए डेल्टा की ज़्यादा है उसके लिए कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है मतलब जैसे कहा हमने कहा कि बाद की कंप्रेसिबिलिटी कम और जो हमारा सॉल्ट का बाल था उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी ठीक है तो कंप्रेसिबिलिटी उल्टा होते हैं किसके बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी जो आपकी है बेटा ठीक है इसकी वैल्यू जो है तो जो भी शार्प है ऐसे कॉर्डिनेट का आपने जो बना लिया ठीक है कॉर्डिनेट का बनाने तो आसानी से कंप्रेस होगा है तो जब आसानी से कंप्रेस होगा तो बोलेंगे उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है इसका मतलब बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी कम हो जाएगी ठीक है तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं समानुपाती होते हैं समझ गए यस सर। अब आप लोग क्या करिएगा ठीक घर पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे अगर ऑब्जेक्टिव बुक होगी आपके पास तो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे ठीक न्यूमेरिकल भी बनता है और थ्योरेटिकल भी बनता है तो थोड़ा सा कर डालिएगा अभी से बहुत सारी कंडीशंस हैं कल उसको बाकी और बताते हैं ये सब आ जाएंगे तो कर लेंगे ठीक और आप लोग तुरंत पानी पीने का काम जो है जैसे छूटता है तुरंत कर लिया करिए क्योंकि आते हैं सर से 10 मिनट में वेट करते हैं क्लास का टाइम स्टार्ट हो जाता है ठीक है।